Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंदन कुमार, फिजिक्स फैकल्टी गोल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्पॉट टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 06 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लॉजिक गेट से रिलेटेड सवाल है। द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स शोज बिलो यील्ड्स। अब इससे क्या आएगा, कौन सा आपको आउटपुट मिलने वाला है इससे, वो हमें बताना है इस सवाल के अंदर। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा दो इनपुट पोर्ट हैं, ए एंड बी। ए क्या है बेटा, नॉट गेट है ना, ए भी क्या है, नॉट गेट। तो यहाँ से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए बार, यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा बी बार, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है नॉर गेट। तो जब नॉर गेट है तो बाई इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, और का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बार प्लस बी बार, तो ए बार प्लस बी बार, ठीक है। और नॉर है तो दिस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए डबल बार इंटू बी डबल बार, और ये क्या हो जाता है, ए इंटू बी। डैट इज आउटपुट हमें मिल रहा है ए इंटू बी, और ये होता है क्या, एंड गेट। क्या होता है, एंड गेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। MP denotes the mass of protons, Mn that of mass of neutron. A given nucleus of binding energy B contains Z protons and N number of neutrons. The mass M of the nucleus is. न्यूक्लियस का मास बताना है, बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है, और न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स है वो दे रखा है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है सबसे पहले, तो बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, है ना, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट क्या लिखेंगे बच्चे, मास डिफेक्ट लिखेंगे तो लिखेंगे ऑब्जर्व्ड मास या थ्योरेटिकल मास जिसको बोल सकते हैं। थ्योरेटिकल मास क्या है, तो थ्योरेटिकल मास हो जाएगा यहाँ पे जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तो एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है। और माइनस माइनस कर देंगे किससे, तो न्यूक्लियाई के मास से, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं मास ऑफ न्यूक्लियाई कितना है, m। तो ये हो जाएगा मास डिफेक्ट, ये है थ्योरेटिकल मास, ये है एक्चुअल मास। इनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, मास डिफेक्ट। और इनटू सी स्क्वायर अगर कर दें तो ये बाइंडिंग एनर्जी होगा, और गिवन है बाइंडिंग एनर्जी कितना है, b, सवाल के अंदर गिवन है। क्लियर है ना। तो इसको सी स्क्वायर को इस तरफ लिख लीजिए, तो b अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जेड एम एन एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम, है ना। अब इसी को आगे m को इस साइड कर लेते हैं और इसको इस साइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे, m इक्वल टू हो जाएगा जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर, माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है। तो जो यहाँ पे सही है m का वैल्यू, जो सही ऑप्शन है वो हम लोग ढूंढ लेते हैं, तो हो जाएगा एन एम एन प्लस जेड एम पी माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर। आपको पहला ऑप्शन ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. If epsilon naught, mu naught are the electric permittivity and magnetic permeability of the free space, epsilon and mu are the corresponding quantities in the medium, then index of refraction, refractive index mu पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट c क्या हो जाता है बच्चे, 1 अपॉन म्यू नॉट अपॉन epsilon नॉट। और अगर इसी चीज़ को मीडियम में लिखेंगे v, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ओवर म्यू इंटू एप्सिलॉन, उस मीडियम का। हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो होता है वो हो जाता है सी अपॉन भी, है ना। तो म्यू इक्वल टू लिखेंगे सी अपॉन भी, सी आपके सामने है, भी आपके सामने है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये है
परमियाबिलिटी, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ बार मैग्नेट of magnetic moment 6 ampere meter square is placed in a uniform magnetic induction of magnetic field दे रखा है B, जो कि है 3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। साथ में हमें क्या, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, M लिख लेता हूं, और वो कितना दे रखा है, 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। इफ ईच पोल ऑफ मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स, है ना, जो फोर्स लग रहा है किसी एक पोल पे, वो दे रखा है हमें 6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है। द लेंथ ऑफ द मैग्नेट हमसे पूछा जा रहा है। तो F इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे, तो F इक्वल टू हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ M इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। तो पोल स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा F अपॉन B। F दे रखा है, F कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻3, और B भी दे रखा है, B है 3 इंटू 10⁻⁻4। कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर है। अब हमने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आया, ये आ जाएगा बच्चे M इक्वल टू 20। कितना आ जाएगा, 20। तो पोल स्ट्रेंथ M आ गया 20। अब हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट का जो लेंथ है ना, इधर प्लस रहा होगा, इधर माइनस रहा होगा, लेंथ मान लो L, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट M इंटू L हो जाएगा। L क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन स्मॉल m। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 6, और स्मॉल m का वैल्यू आया है 20। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.3। कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर। और सही ऑप्शन यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अभी थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है, आपको ये सब पता होना चाहिए, है ना, थ्योरी पता होना चाहिए, तभी आपसे ये सवाल बनेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें पूछा जा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का स्टॉपिंग पोटेंशियल किन बातों पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, और इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल अब क्या लिखते हैं, आइंस्टीन का इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा Sc/λ माइनस फाई इक्वल टू E इंटू V0। यही होता है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो V0 जो आएगा वो आएगा Hc/λ अपॉन E माइनस फाई अपॉन, है ना। तो आप यहाँ से देखेंगे जो V0 है, Hc ये सब तो कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है। दो ही चीज़ है यहाँ पे, वेवलेंथ, और वेवलेंथ इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी। और दूसरा चीज़ है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जो है वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तो फ्रीक्वेंसी बोल लो, वेवलेंथ बोल लो, इन दोनों पे डिपेंड करेगा, और वर्क फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट गलत है। डिपेंड्स ऑन बोथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही, एंड द नेचर ऑफ द कैथोड मटेरियल, सही है ना। डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कैथोड मटेरियल, डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी 48 watt per meter square passes through 3 polarizers such that the transmission axis of the last polarizer is crossed with the first.
The intensity of the emerging light is 6 watt per meter square. The angle between the transmission axis of the first two polarizer. ध्यान से देखिए, मान लेते हैं 3 पोलराइजर है, एक ए हो गया, दूसरा ए हो गया और तीसरा ए हो गया। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। क्लियर है ना। अब क्या बोला जा रहा है बच्चे कि पहला और लास्ट वाला एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इज क्रॉस्ड विद द फर्स्ट, मतलब इनके और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, ऐसा सवाल के अंदर बताया जा रहा है। ठीक है, कितना एंगल हो गया 90 डिग्री। मान लेते हैं इसके बीच में थीटा हो गया, पहला और दूसरा के बीच में, तो दूसरा और तीसरा के बीच में कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सोच के देखो, एक ऐसे है और एक ऐसे है और एक ऐसे है ना। तो पहले के ए और इसके बीच में 90 है और ये बच रहा है थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया पहला और दूसरा के बीच में थीटा, तो तीसरा और दूसरा के बीच में ये वाला एंगल हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं इधर से अनपोलराइज्ड लाइट फॉल कर रहा है और इसका इंटेंसिटी कितना है आई नॉट। तो पहले तो पास करेगा तो आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, है ना, और फिर जब क्रॉस करेगा तो इधर हो जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ से जब लाइट पास करेगा तो वापस हो जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। अब एंगल कितना है जिन दोनों के बीच में 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा लिख देंगे। क्लियर है। तो जो फाइनल इंटेंसिटी हमें आई मिलने वाला है ना, वो आई कितना होगा, वो हो जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर लेते हैं। फाइनल आई जो आउटपुट मिल रहा है वो 6 है, तो 6 इधर हो जाएगा 48/2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ये हो जाएगा बेटा 24 और उधर 6 इधर डिवाइड करेंगे तो आएगा का होल स्क्वायर, ये आएगा 1/4। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया 1/2। क्लियर है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच्चे हो जाता है साइन 2 थीटा, और ये 1 है मतलब कितना हो गया साइन 90 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया 45 डिग्री। तो सही ऑप्शन बन रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 45 डिग्री। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 45 डिग्री। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। If coefficient of linear expansion at 0 degree Celsius is 0.025 per degree C and length of rod at 17 degree Celsius is L, find the temperature at which length becomes twice the original length। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा L जो होता है वो हो जाता है L0 अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। अब हमें लेंथ को क्या करना है, लेंथ ऑफ द रॉड एट 17 डिग्री सेल्सियस कितना है L। अब इस लेंथ को डबल करना है, मतलब चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा L, है ना। चेंज इन लेंथ का मतलब हो जाएगा 2L, डबल करना है 2L माइनस L, इनिशियल था L, इक्वल टू L अल्फा डेल्टा थीटा। तो इधर बच जाएगा L अल्फा डेल्टा थीटा, और यहाँ से अगर डेल्टा थीटा लिखेंगे हम लोग तो डेल्टा थीटा हो जाएगा 1/अल्फा। 1/अल्फा लिख लेते हैं, तो 1/अल्फा का मतलब होगा 0.0025। ठीक है ना।
और इसका मतलब होगा डेल्टा थीटा का मतलब होगा ये हो जाएगा 10,000 अपॉन 25। कितना हो जाएगा 10,000 अपॉन 25। क्लियर है। अब इसको कट कर लो, कट करोगे तो आएगा 400। तो डेल्टा थीटा आ रहा है 400, है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच, मतलब फाइनल टेम्परेचर पूछ रहा है। तो डेल्टा थीटा का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू 400। क्लियर है। तो टी फाइनल हो जाएगा टी इनिशियल प्लस 400। टी इनिशियल है 17 प्लस 400 और ये हो गया कितना 417। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन केल्विन में है तो केल्विन में चेंज कर लेते हैं। तो 417 प्लस 273 और ये हो जाएगा 690 केल्विन। कितना हो जाएगा 690 केल्विन। क्लियर है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं। 3 point charges 2 coulomb, 3 coulomb and 4 coulomb are placed at the corners of a equilateral triangle of side 0.5 meter. Calculate the work required to move these charges to the corners of a smaller equilateral triangle of side 0.25 meter as shown in the figure। है ना। तो वर्क डन पूछ रहा है हमसे, है ना। वर्क रिक्वायर्ड, तो वर्क रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा इसको यहाँ से इस ट्रायंगल से छोटे वाले ट्रायंगल पे मूव कराना है। तो हो जाएगा फाइनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो के बाहर आ जाएगा, है ना। इन दोनों का डिस्टेंस तो सबका सेम ही रहने वाला है। तो फाइनल रहेगा तो डिस्टेंस हो जाएगा 0.25। तो पहले तो प्रोडक्ट लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 4 8 प्लस 4 इंटू 3 12 अपॉन 0.25 माइनस वापस वही प्रोडक्ट तो वही आना है। तो कितना हो गया 12 8 20 26 26 अपॉन 0.5। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे, कर देता हूँ मैं। ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के का वैल्यू, और 26 कॉमन आ रहा है, और ये हो जाएगा 1/0.5 तो हो जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 2। तो ये बन रहा है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 26 और इंटू 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 26 इंटू 2 इंटू 9 करके बता देता हूँ मैं आपको। 26 इंटू 9 इंटू 2 468। तो यह आ जाएगा बच्चे 4.68 इंटू 10 टू द पावर 11 जूल, ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सवाल है, तो आपको प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, तभी आप ये सवाल बना पाएंगे। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अलॉन्ग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमें नॉट ट्रू पूछ रहा है ना। तो ऐसे तो सही है यह स्टेटमेंट। दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में बी फ्लैट, सही है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन क्रॉस ईच अदर, नहीं, गलत है। ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी सही है। तो इसमें गलत चूज करना है जो ट्रू नहीं है, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 का सही करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर
3। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, a fish looking up through the water sees the outside world contained in a circular horizon if the refractive index of water is 4/3 and the fish is 8√7 centimeter below the surface of water, the radius of the circle is। है ना, आपने सवाल किया होगा कि जो फिश होता है ना, जैसे पानी नीचे फिश, ठीक, तो फिश को सर्कुलर रीजन से ही मतलब बाहर का दुनिया दिखता है। क्यों? क्योंकि इससे बाहर का जो लाइट है वो यहाँ इसके तक पहुँचती ही नहीं है। जैसे देखो, ये लाइट गई है ऐसे, ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो इसको पूरा दुनिया इसी सर्कल में ही दिखने वाला है इस फिश को। मान लेते हैं रेडियस आर है इस सर्कुलर पोर्शन का, और कितना डेप्थ पे है, एच, है ना। ध्यान दीजिएगा इधर बेटा, ए वाला जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा थीटा सी, तो ये भी क्रिटिकल एंगल हो जाएगा थीटा सी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा सी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा सी हो जाएगा आर अपॉन दिस, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होने वाला है। क्लियर है। इधर बना देता हूँ, तो स्पेस उधर कम हो जाएगा। तो साइन थीटा सी आ रहा है आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है। साइन थीटा सी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू हो जाता है क्रिटिकल एंगल, तो 1 अपॉन म्यू लिखेंगे तो आ जाएगा 3/4, है ना, क्योंकि साइन थीटा सी होता है 1 अपॉन म्यू, तो 3/4 हो गया। इधर आर हो गया और इधर हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4r, है ना। सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, हमें करना पड़ेगा इसको स्क्वायर, है ना। हमसे पूछा है रेडियस ऑफ सर्कल r पूछा है, तो स्क्वायर कर लेंगे तो ये 9, 3 का स्क्वायर 9, इधर से आर स्क्वायर आ जाएगा प्लस 9h स्क्वायर आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 16r स्क्वायर। आर स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं तो 16 माइनस 9 7r स्क्वायर इक्वल टू 9h स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9/7 इंटू एच स्क्वायर। क्लियर है। तो और r इक्वल टू हो जाएगा 9 का रूट हो गया 3/√7 और इंटू एच। सॉल्व करोगे तो 3/√7 और इंटू एच है कितना देख लीजिए 8√7। कितना है 8√7, √7 कट गया, कितना आया 24 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 24 सेंटीमीटर। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं। The figure shows a circular coil and a straight wire AB placed close to each other. The wire being parallel to a diameter of the coil. The arrow shows the direction of currents, the direction of magnetic force acting on AB. इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इस लूप के अंदर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना। तो इनसाइड में इस लूप के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट नेचर का होगा। किधर होगा बच्चे, डॉट नेचर के मतलब बाहर की तरफ। अब इस करंट पे फोर्स देख लो, ये जो करंट कैरिंग वायर है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में है जो बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ आएगा, है ना, IDL क्रॉस B से, तो हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। तो 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा टुवर्ड्स राइट। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
फाइंड द कैपेसिटेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड in series with 120 volt 20 watt bulb to run it on 230 volt 50 hertz AC source। बोला जा रहा है कि एक बल्ब है जिसका रेटिंग दे रखा है कितना 120 वोल्ट और कितना और है 20 वोल्ट एंड 20 वॉट है। अब बोल रहा है कि इसके सीरीज में कितना कैपेसिटेंस कनेक्ट किया जाए ताकि ये रन कर सके, है ना, ताकि ये रन कर सके किस पे 230 वोल्ट पे और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। ठीक, तो हमें अप्लाइड वोल्टेज पता है, बल्ब के अक्रॉस पता है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो होगा उसको हम लोग VC लिख सकते हैं। हमें पता है V स्क्वायर हो जाता है VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, तो VC स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, तो V स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, V है 230 वोल्ट, 230 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा 476 इंटू 10 टू द पावर 2, नहीं F हो जाएगा 529, ये हो जाएगा 529 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस ये हो जाएगा 144 इंटू 10 टू द पावर 2। क्लियर है ना। और इसको लिख सकते हैं माइनस करके, तो हो जाएगा 529 में से 144 माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 385 हो जाएगा। तो ये आएगा बच्चे VC आएगा 385 इंटू 10 टू द पावर 2 VC स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, खैर हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैपेसिटेंस। तो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज पता चल गया, करंट तो हम लोग लिख ही सकते हैं, करंट हो जाएगा I इक्वल टू P अपॉन V, P है 20 और वोल्टेज है 120, तो करंट हो जाएगा 1.6 एम्पियर। तो ये जो VC होगा, ये VC होगा I इंटू XC, और I कितना, XC लिखोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई FC। XC क्या हो जाता है, XC हो जाता है ओमेगा इंटू 1 बाई ओमेगा इंटू C, है ना। तो I इंटू XC लिखेंगे तो I है 1/6 और XC लिखेंगे तो 1/2 पाई F, मतलब 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई और इंटू साथ में क्या लिखेंगे, ओहो 100 पाई C और VC स्क्वायर आपको पता ही है, तो इसका रूट कितना हो जाएगा बच्चे, इसका 10 आ जाएगा, 385 का आ जाएगा, 400 का 20 होता है 19 के आसपास, तो ये आएगा ऑलमोस्ट 190 के आसपास। एग्जैक्ट तो नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ आपको। तो C इक्वल टू हो जाएगा 1/100 पाई इंटू 6 इंटू 190। चलिए कैलकुलेट करके बता देता हूँ मैं आपको। ये आएगा ऑलमोस्ट 2.7 माइक्रोफेराड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.7 माइक्रोफेराड। क्लियर है ना। तो सॉल्व कीजिए, आ जाएगा, सब मैंने चेक कर लिया है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13।
मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम 1 with the items of column 2 and choose the correct option from the quotes given below. डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक का जो काय का वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। तो आपको दिख रहा होगा काय का वैल्यू नेगेटिव यहाँ है ना। और म्यू का वैल्यू लेस देन 1 होता है, वो भी सही है। तो इसका हो गया 2। पैरामैग्नेटिक का काय का वैल्यू स्मॉल होता है, क्या होता है, स्मॉल होता है और ग्रेटर देन पॉजिटिव होता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज़्यादा होता है, म्यू आर मच मच ग्रेटर देन 1 होता है, काय मच मच ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए हो जाएगा 1। तो सही ऑप्शन हो गया 2 3 1, 2 3 1। तो 2 3 1 सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, चेकअप only the correct statement in the following. A body has a constant speed but it can have a varying velocity. सही स्टेटमेंट है, क्या है, a body has a constant speed, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, have a varying velocity. Next, a body has a constant velocity, still it has varying speed. कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया तो वेरिंग स्पीड नहीं हो सकता है। ठीक है, फॉर अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई मतलब नहीं है इस स्टेटमेंट का। नेक्स्ट, अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड कैन नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन, गलत है, सर्कुलर मोशन का केस है एग्जांपल के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, व्हाट विल बी इट्स डेविएशन व्हेन इट विल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड एट पॉइंट बी। डेविएशन पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए बच्चे, डेविएशन क्या होगा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 60 डिग्री, तो इस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, मतलब इस तरफ जा रहा था ना। व्हाट विल बी इट्स डेविएशन व्हेन इट विल स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड एट बी। और जब ग्राउंड से टकराया उस समय इधर जा रहा था। इस लाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचो, ठीक है ना बेटा, जा रहा था इधर, गया इधर, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। क्लियर है ना। अब ये 60 डिग्री है, आपको पता है ये भी 60 डिग्री ही होता है, तो 60 60 ये भी 60 हो जाएगा। तो डेल्टा कितना बच जाएगा, 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे बच्चों। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच इज आर करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हमें इस सवाल के अंदर बताना है। आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखा है। स्टार्ट करते हैं पहला स्टेटमेंट से। एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 0। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ होता तभी सही होता है ना। तो अगर मैं आइडियल गैस की बात करूँ तो यहाँ पे ना ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है कि गैस जो है वो आइडियल है। तो आइडियल जब नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा एब्सोल्यूट 0 पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नॉन 0 होगा, है ना। तो यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देख लेते हैं। RMS स्पीड ऑफ डिफरेंट गैसेज आर सेम टेम्परेचर आर सेम, है ना। तो सेम टेम्परेचर पे RMS स्पीड सेम होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि VRMS होता है √3RT/m, यानी कि मॉलिकुलर मास पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो भी गलत है। तीसरा, फॉर 1 ग्राम ऑफ ऑल आइडियल गैस काइनेटिक एनर्जी इज सेम एट सेम टेम्परेचर, ये भी गलत बात है ना। नेक्स्ट, फॉर 1 मोल ऑफ ऑल आइडियल गैस मीन काइनेटिक एनर्जी इज सेम एट सेम टेम्परेचर, ये भी गलत बात है, क्योंकि इसमें ऑल आइडियल गैस की बात कर रहा है। आइडियल गैस बहुत तरह के होते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक,
ट्राई एटॉमिक, और सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होता है, तो डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे भी। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट आपको करेक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। A body is executing SHM when its displacement from the mean position are 8 centimeter and 10 centimeter. 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। It has velocity 20 centimeter per second, 16 centimeter per second respectively. Its periodic time T is. periodic time बताना है T, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, हाँ दे रखा है हमें, हम लोग जानते हैं कि जो रिलेशन है वो हो जाता है वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। दो सिचुएशन दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है कि 20 था, तो 20 का स्क्वायर, व्हेन जब डिस्प्लेसमेंट कितना था 8, है ना, और दे रखा है कि वेलोसिटी जो था वो 16 हो गया जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10। तो सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं, तो दो इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो ये 20/16 का स्क्वायर इजकल टू इधर कट जाएगा ए स्क्वायर माइनस 64 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 आएगा और ये 25/16 आएगा, ए स्क्वायर माइनस 64 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 100। क्लियर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 ए स्क्वायर माइनस 2500 16 ए स्क्वायर माइनस 16 इंटू 64 1024। ठीक है। 9 ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2500 माइनस 1024, और इसको माइनस करोगे तो आएगा 1476 9 ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर लिखोगे तो 1476 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा आपको 164। क्या आ जाएगा 164। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, है ना, ऊपर वाले में पुट कर लेता हूँ। तो 20 का स्क्वायर है 400 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 164, है ना, और ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर कितना है बच्चे, ए स्क्वायर है यहाँ से 164, तो 164 इसका बात कर रहा हूँ मैं माइनस 64। तो आप यहाँ से ओमेगा स्क्वायर देखेंगे तो आ जाएगा 4, क्योंकि उधर 100 बचेगा, इधर कटेगा। ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 2, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन 2, तो हो गया टाइम पीरियड पाई सेकेंड। कितना हो गया पाई सेकेंड। सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 नंबर, अ बॉडी ऑफ मास 40 kg सस्पेंडेड बाय मीन्स of 3 string P, Q and R as shown in the figure is in equilibrium. The tension in the string P is, देखिए टेंशन इन स्ट्रिंग बताना है, टेंशन इन स्ट्रिंग बताना है। क्लियर है, 3 स्ट्रिंग दिख रहा होगा, P है R है। क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे फ्री बॉडी, यहाँ पे R का एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर, ध्यान से देखिए। और अगर ये 60 है बच्चे तो ये भी 60 हो जाएगा, मानते हो ना। R का कंपोनेंट आ जाएगा इधर R cos 60 और इस तरफ आ जाएगा R sin 60। ठीक है ना। ए वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, ए वाला पॉइंट जो O है वो इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट O is in equilibrium
मतलब O पे नेट फोर्स 0 है। तो O पे नेट फोर्स 0 है, यहाँ पे X और Y दोनों में फोर्स 0 होगा, है ना। इधर मैं X रख रहा हूँ और इधर Y रख रहा हूँ, ठीक है। तो X में अगर 0 करोगे तो P इक्वल हो जाएगा R cos 60 के, और Y में इक्वल करोगे तो Q इक्वल हो जाएगा R sin 60 के। और अगर दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, तो P अपॉन Q आएगा, R कट जाएगा, इधर बच जाएगा cot 60 डिग्री। हमसे पूछ रहा है टेंशन इन स्ट्रिंग P पूछ रहा है, तो P क्या हो जाएगा बच्चे, P हो जाएगा Q cot 60। cot 60 आपको पता होना चाहिए 1 हो जाता है 1/√3, तो Q अपॉन √3। Q कितना होगा, तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू 440 इंटू G, 400 न्यूटन, है ना। तो ये आ जाएगा बच्चे 400 अपॉन √3, और 400 अपॉन √3 सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट आएगा 231 न्यूटन। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, चलिए देखते हैं। ओके, हाँ, a cyclic process is shown on the VT diagram. The same process on PT diagram is shown by, ध्यान से देखिए, एक साइक्लिक प्रोसेस है, VT डायग्राम दे रखा है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, और अगर आप ग्राफ को देखेंगे ABCD को तब आपको समझ में आएगा। A से B देखेंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, A टू B क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, दैट इज V प्रोपोर्शनल टू T है। तो V प्रोपोर्शनल टू T कब होगा, जब प्रेशर क्या हो जाए, कांस्टेंट, है ना, क्या हो जाए, कांस्टेंट, और प्रेशर हो जाए कांस्टेंट मतलब आइसोबैरिक है। और इस ग्राफ में A से B की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लियर है। तो A से B हमने देख लिया। B से C अगर ग्राफ को देखेंगे, B टू C, तो B टू C क्या है जी, B टू C जब आप ग्राफ को देखेंगे तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस है। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है। और आप क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो घट रहा है। तो आइसोथर्मल के केस में P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो अगर वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, क्लियर है। सबको रीड कर लेते हैं, उसके बाद ड्रॉ कर लेंगे। फिर आप देखेंगे C से D, C से D देखेंगे तो अगेन क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ऑरिजिन से पास कर रहा है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू T है ना। वापस आइसोबैरिक है, प्रेशर कांस्टेंट है ना। लेकिन इस बार हम क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो घट रहा है। पहले टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। और लास्ट D से A अगेन आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर घट रहा होगा। अब हम लोगों को बनाना है PT डायग्राम। क्या बनाना है, PT डायग्राम। मैं बना देता हूं, प्रेशर टेम्परेचर, यहाँ पे सारे के सारे PT डायग्राम है, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर, पहला A से B आइसोबैरिक है, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो A से B आइसोबैरिक हो गया और टेम्परेचर बढ़ रहा है। B से C आइसोथर्मल है और वॉल्यूम घट रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर जाएगा ग्राफ, ठीक है बच्चे। C, फिर C से D वापस
आइसोबैरिक है लेकिन टेम्परेचर घट रहा है, पीछे आ जाएगा ग्राफ। ठीक है बच्चे। डी से ए आइसोथर्मल है लेकिन इस बार प्रेशर घट रहा है, नीचे आ जाएगा ग्राफ। तो ए बी सी डी यही ग्राफ होगा, देख लीजिए कहाँ पे है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आप समझ गए होंगे। ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। A satellite is orbiting around the earth at a height h above the earth surface. If h is decreased, the time period of satellite is। देखिए अर्थ है, आसान सा सवाल है, और ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और यहाँ से हाइट h पे एक सैटेलाइट है, रिवॉल्व कर रहा है। r कितना हो जाएगा बच्चे, r प्लस एच। हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है r का पावर 3/2 के, है ना, और बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है r प्लस एच का पावर 3/2 के। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, अगर ये घटेगा तो टाइम पीरियड भी घटेगा, डायरेक्टली रिलेशन है ना। तो h डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 1। किसी तरह का कोई समस्या नहीं। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 21। A proton of mass 1.6 into 10 to the power minus 27 kg goes round in a circular orbit of radius 0.2 meter and the centripetal force 2.56 into इतना, then frequency of revolution of proton। फोर्स दे रखा है 10 to the power minus 12, और ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मास भी दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है। इस सवाल में कुछ है नहीं बच्चे, बस कैलकुलेशन है। सेंट्रीपिटल फोर्स आप जानते हैं कितना होता है, m ओमेगा स्क्वायर r, है ना। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आप लिखेंगे तो f अपॉन m इंटू आर, f 2.56 10 to the power minus 12, m 1.6 इंटू 10 to the power minus 27, और r है 0.2, है ना। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। बाकी तो सॉल्व करने का है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आएगा वो हो जाएगा 8 हो जाएगा 1.6, यहाँ से इसको कट करेंगे तो बच्चे 1.6 ही आएगा। 16 इंटू 16 256 होता है, और 0.2 से कट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8, और पावर की बात करें तो हो जाएगा इस 27 ऊपर जाएगा तो 27 माइनस 12 15 हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर है इतना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर 15। अब और लिख सकते हैं इसको ओमेगा स्क्वायर इंटू 80 इंटू 10 टू द पावर 14। ओमेगा लिखेंगे तो 80 का आएगा ऑलमोस्ट 9, क्या आएगा, ऑलमोस्ट 9, लगभग 9 लिख रहा हूँ, और इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर 7। ओमेगा होता है बच्चे 2 पाई एफ, 9 इंटू 10 टू द पावर 7, एफ हो जाएगा 9 अपॉन 2 पाई 10 टू द पावर 7, 9 अपॉन 6.28 10 टू द पावर 7, है ना। तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 1.4 के आसपास, है ना। 9 अपॉन 6.28 लिखोगे तो आएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 7, है ना, साइकिल पर सेकेंड। तो सही ऑप्शन 21 का बन रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर 1, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ है नहीं सवाल में, आपको करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
string of length 16 centimeter vibrates in 8 loops having node at x equal to 0, time period of SHM of particle is 6 second, time period दे रखा है, एंटीनोड एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीनोड मतलब एम्पलीट्यूड दे रखा है 8 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दे रखा है 6 सेकेंड, तो ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई 6 पाई बाई 3 ओमेगा, और के लिख सकते हैं तो के हो जाता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो हमें लैम्डा पता करना पड़ेगा। तो 8 लूप है, कितने हैं 8 लूप, तो हर लूप कितना होता है बच्चे लैम्डा बाई 2 आपको पता होना चाहिए, एक लूप क्या होता है लैम्डा बाई 2, और ऐसे ऐसे 8 लूप है, तो 8 इंटू लैम्डा बाई 2 इक्वल टू लेंथ हो जाएगा 16, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन 4 यानी कि पाई बाई 2, क्या हो जाएगा पाई बाई 2, क्लियर है। तो हो गया पाई बाई 3 ओमेगा और ये हो गया पाई बाई 2, देख लीजिए इसमें, तो ए एम्पलीट्यूड 8 ठीक है, के एक्स के का वैल्यू क्या होना चाहिए पाई बाई 2 होना चाहिए, गलत है ना, के का वैल्यू पाई बाई 2 ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू पाई बाई 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, के का वैल्यू पाई बाई 2, ओमेगा का वैल्यू पाई बाई 3, ये भी सही है ना, तो हेयर बोथ 2 and 3 आर करेक्ट, यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या हैं करेक्ट है। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज द लाइकली पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। यहाँ डायग्राम देखेंगे आप तो यहाँ पे एक स्फेयर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, वाटर मान सकते मरकरी दे रखा है, तो लिक्विड भरा हुआ है ना, कहाँ तक भरा हुआ है तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में दिखाया गया है, ऊपर से जस्ट r/3 खाली है ना, मतलब डायमीटर से अगर हॉरिजॉन्टल डायमीटर की बात करूं तो वहाँ से 2r/3 ऊपर तक कंप्लीटली फील्ड है ना। इस सवाल को बनाने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप लॉजिकली समझ सकते हैं। अगर एक कंप्लीट फील्ड होता तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहाँ पे होता है ना, सेंटर ऑफ स्फीयर है बिल्कुल वहाँ पे होता, लेकिन ये पूरा भरा हुआ नहीं है, कुछ पार्ट खाली है, बहुत ज़्यादा भी खाली नहीं है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरे सिस्टम का वो चला गया होगा बिलो द सेंटर ऑफ स्फीयर। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले पार्ट का मास कम हो गया, नीचे वाले पार्ट का मास ज़्यादा हो गया। तो अब नीचे दो ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास, एक बच रहा है पॉइंट सी पे होगा या पॉइंट डी पे होगा है ना। तो पॉइंट डी पे बेटा तब होता, पॉइंट डी बहुत ज़्यादा नीचे है, पॉइंट डी पे तब होता जब ये बहुत ज़्यादा खाली होता, हाफ होता या हाफ से भी कम होता, तब पॉइंट डी हो सकता था। यहाँ पे हम लॉजिकली देख सकते हैं कि सेंटर से नीचे होगा और थोड़ा ही नीचे होगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खाली नहीं है। तो सही आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, पॉइंट सी जो है वो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन है 4th। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, क्या बोला जा रहा है कि अ बॉल फॉलिंग इन अ लेक ऑफ डेप्थ 400 मीटर शोज अ डिक्रीज ऑफ 0.08% इन इट्स वॉल्यूम एट द बॉटम। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बॉल इज। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताना है। क्या क्या बोला गया है? लेक के अंदर कितना डेप्थ पे, डेप्थ दे रखा है बच्चे या एच बोल लो। लेक के अंदर कितना? 400 मीटर है ना। क्लियर है? वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है परसेंटेज में दे रखा है, डेट इज डेल्टा वी अपॉन वी इन 200, और ये कितना है 0.08। तो यहाँ से अगर डेल्टा वी अपॉन वी आप लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा 8 × 10⁻⁻4। क्लियर है बच्चे? अब अंदर बॉटम की तरफ जाएंगे तो ऊपर से प्रेशर में चेंज आएगा। कितना का प्रेशर में चेंज आएगा? तो रो जी एच का। तो रो कितना है? तो 10⁻3, जी कितना है 10, और एच कितना है 400। तो यहाँ से आप देखेंगे तो हो जाएगा 4 × 10⁻6 है ना, 4 × 10⁻6। क्लियर है?
डेल्टा पी हम लोग जानते हैं बल्क मॉडुलस जो है वो होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, है ना। अब इस सवाल सॉल्व किया जा सकता है बहुत आसानी से। यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं डेल्टा वी का वैल्यू जो कि है 4 इंटू 10⁻6 और नीचे है 8 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अभी हो जाएगा बच्चे 1/2 इंटू 10⁻10 और बोल सकते हैं 5 इंटू 10⁻9। सही ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। सही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या है। सवाल पढ़ेंगे पहले हम लोग, सवाल समझेंगे उसके बाद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस are poured on a large block of ice at 0 degree Celsius. The mass of ice that melts is, है ना। तो चलिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। किसी एक ने लॉस किया, दूसरे ने गेन किया। 100 ग्राम वाटर है, 40 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो वाटर क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर फॉल करेगा। तो लार्ज ब्लॉक है, लार्ज ब्लॉक बोलने का मतलब है कि आइस जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा आइस है ना। तो मान लेते हैं m मास ऑफ आइस मेल्ट करेगा, तो m इंटू क्या लिखेंगे, LF इक्वल टू MS डेल्टा थीटा, मतलब वाटर ही जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो वाटर का मास 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 1, टेम्परेचर 40 से कहाँ चला जाएगा, 0 पे जहाँ पे आइस है। तो 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज आया, LF हो जाता है 80। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो m आ जाएगा 400/8 और हो जाएगा 50 ग्राम। कितना हो जाएगा जी, 50 ग्राम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे 26 नंबर। तो चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है और क्या बोला जा रहा है इसके अंदर। स्टेटमेंट 1 जो है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी पार्टिकल्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेज। ध्यान से देखिएगा, इंटरनल फोर्सेज ड्यू टू इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन। देखिए इंटरनल फोर्सेस जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम के लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते। वो कौन कर सकता है, वो एक्सटर्नल फोर्स कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट बच्चे गलत है। दूसरा, द इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल बट नॉट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। आगे देखते हैं 27। अ डिस्क इज रोलिंग, द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास इज VCM, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, रोलिंग डिस्क के केस में क्या होता है पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। रोलिंग डिस्क है, सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी VCM होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी डबल हो जाता है 2 VCM प्योर रोलिंग में है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होता है, डेट इज इसका वेलोसिटी 0 होता है। ठीक है, डायमीटर वाले पॉइंट का अगर बात करो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होता है वो इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में होता है √2 VCM, है ना। इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाता है √2 VCM। अब देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है सवाल में। द वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज 2 VCM, हाईएस्ट पॉइंट 2 VCM सही है। एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 0 सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज 2 VCM एंड द पॉइंट ऑफ, गलत हो गया। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। द वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज VCM गलत हो गया।
द वेलोसिटी ऑफ हाईएस्ट पॉइंट इज 2 VSM एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होना चाहिए, VCM दे रखा है, गलत हो गया। तो 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाँ, weight of liquid rise in a glass capillary is 9.42 into 10 to the power minus 3 Newton. If radius of capillary is 0.72 mm, then find the surface tension of water. देखिए क्या बोला जा रहा है, एक कैपिलरी है, कैपिलरी पतला सा ट्यूब होता है, उसके अंदर लिक्विड राइज कर गया है। क्या कर गया है? लिक्विड राइज कर गया है। ठीक है, किसके वजह से राइज करता है बच्चे? तो सरफेस टेंशन के वजह से फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो लिखेंगे। तो सरफेस टेंशन हो जाएगा और इनटू ये जो फ्री सरफेस, ये जो कांटेक्ट है, लेंथ जो है, तो ये फ्री सरफेस का कितना है? 2πr, ये फोर्स है। और ये क्या कर रहा है जी? ये बैलेंस कर रहा है किसको? वेट ऑफ लिक्विड को, है ना, वेट ऑफ लिक्विड को। और हमसे पूछ रहा है कि सरफेस टेंशन क्या होगा? तो T इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन 2πr। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वेट दे रखा है, कितना दे रखा है सवाल में? देखिए 9.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, है ना, 2π, और r दे रखा है 0.72 मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर को लिखेंगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो आएगा 28 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2.08 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 2.08 न्यूटन। मैं चेक करके बता देता हूँ आपको एक बार। 9.42 divided by 6.28 divided by 0.72, है ना। तो 2.08 आ रहा है बच्चे, सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2.08 न्यूटन। क्लियर है? तो किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आगे देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 29। तो चलिए देखते हैं 29 को। पहले सवाल पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर is divided into 10 equal parts. If 20 division of vernier scale coincides with 19 division of the main scale, then least count of vernier caliper. क्लियर है? सवाल समझ गए होंगे। क्या बोला जा रहा है कि 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब 20 VSD इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो 1 VSD हो जाएगा बच्चे, 1 VSD हो जाएगा 19/20 MSD। लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं लीस्ट काउंट बनेगा 1 MSD 1 हो गया, 1 VSD 19/20, तो 1 माइनस 19/20 MSD, मतलब 1/20 MSD। ये है लीस्ट काउंट। अब MSD किसके बराबर है? तो यहाँ पे दे रखा है 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, मतलब 1 MSD हो गया 1/10 सेंटीमीटर। 1 MSD का मतलब क्या हो गया? 1/10 सेंटीमीटर, और बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/20, और MSD क्या है? 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/20, इसको लिख सकते हैं 1/20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 5, और हो जाएगा 5 मीटर। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। सही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 29 का ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर।
तो 30 नंबर देखते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस एडी करंट, है ना, ये तो प्रॉपर्टीज का है, आप ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए। फिर लैमिनेट करते हैं एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, रिड्यूसिंग हिस्टेरेसिस लॉसेस यूजिंग थिक वायर्स, लैमिनेटिंग कोर, है ना, लैमिनेटिंग कोर मतलब इंसुलेटर डाल के हम लोग जो कोर है उसको लैमिनेट करते हैं ताकि एडी करंट का जो पाथ है वो ब्रेक हो जाए। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ओह माफ कीजिएगा, a microscope is focused on a mark on the table and then a glass slab of thickness 7 cm and refractive index 1.75 is placed over the mark in order to get the mark again in the focus। ध्यान से देखिए, एक स्लैब है, स्लैब का थिकनेस कितना है, स्लैब का थिकनेस है बेटा 7 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.75। क्लियर है, तो बोल रहा है कि इसको फोकस किया जा रहा है एक माइक्रोस्कोप से, है ना। पहले एक कुछ था ऑब्जेक्ट नीचे, उसको फोकस किया जा रहा था। अब क्या हुआ, एक ग्लास स्लैब डाल दिया, तो ग्लास स्लैब डालने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट कितना आता है जी, तो शिफ्ट आता है t इंटू 1 माइनस 1/μ। ठीक है, तो t हो जाएगा, t तो है 7, 1 माइनस 1/μ, 1/μ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/4। 1 म्यू का वैल्यू है बेटा 1.75, है ना, 1.75 इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा 175/100, ये आ जाएगा 7/4, है ना। तो इसको नीचे लिखेंगे 7/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 7, 1 माइनस 4/7 और ये आ जाएगा 7 इंटू 3/7, यानी कि 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा। क्या आएगा, शिफ्ट आएगा। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है पहले या इससे x डिस्टेंस पे था तो ये फोकस कर रहा था माइक्रोस्कोप, अब तुमने स्लैब रख दिया तो इसने इसको ऑब्जेक्ट को ही ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। कितना शिफ्ट कर दिया, 3 सेंटीमीटर को। तो क्या करोगे, माइक्रोस्कोप को आपको क्या करना पड़ेगा, दूर ले जाना पड़ेगा। कितना से, 3 सेंटीमीटर से। तो किस तरफ शिफ्ट करेंगे, 3 सेंटीमीटर अपवर्ड। 31 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, आगे देखेंगे, अगला सवाल समझ में आ गया होगा आपको। 32, in hydrogen atom electromagnetic radiation of frequency 3.2 into 10 to the power 15 hertz is emitted in transition from n equal to 3 to 1. The frequency of the radiation in the transition n equal to 4 to n equal to n will be। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी V1 कितना दे रखा है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर 15। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ है, ट्रांजिशन हुआ है 3 से 1 में, है ना। तो V1 लिखेंगे तो हो जाएगा RC 1 माइनस 1/9 और बोल सकते हैं 8RC/9। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ट्रांजिशन जब होगा, फ्रीक्वेंसी बताओ जब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो, ट्रांजिशन जब हो 4 से 1 में। ठीक है, तो न्यूटन फ्रीक्वेंसी अगर लिखेंगे तो हो जाएगा RC 1/16 और लिख सकते हैं 15RC/16। क्लियर है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, V1/V2, V1/V2 करेंगे बच्चे तो 8RC/9 और इधर हो जाएगा 15RC/16। RC गया, V1/V2 आ जाएगा 8 इंटू 16 और नीचे हो जाएगा 15 इंटू 9। ठीक है, क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा
V1 15 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 16 पुट करेंगे तो 3.2 हो गया, 10 टू द पावर 15 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया और इधर 8 इंटू 16 हो गया। क्लियर है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 32 नंबर को तो आएगा ऑप्शन नंबर 3.375। सॉल्व कर देता हूं, मैं चेक कर लेता हूं। 3.2 इंटू 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 16, 3.375। ठीक है बच्चे, तो 32 का सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए समझ गए होंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढना है हमें, है ना। तो चलिए, थ्योरेटिकल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। सही बात है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। देयर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द सॉलिड कंडक्टर। सही बात है। चार्ज कंडक्टर के ऊपर चार्जेज जो होते हैं हमेशा सरफेस पे लाई करते हैं। थर्ड, इनसाइड अ चार्ज्ड और न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। ये भी सही है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर मस्ट बी टेंजेंशियल। टेंजेंशियल नहीं, परपेंडिकुलर। मस्ट बी परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। तो परपेंडिकुलर होता है तो एक गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है 4th नंबर, और इसी को चूज करना है, फॉल्स को चूज करना है। तो 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। चलिए देखते हैं 34। द एनर्जी stored in a parallel plate capacitor of cross-sectional area A with a separation D being filled with the dielectric constant epsilon naught in the electric field between them is E. क्लियर है। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये D है, प्लेट का एरिया A है। एनर्जी डेंसिटी हम लोग जानते हैं और ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो एनर्जी डेंसिटी होता है बेटा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम है तो A इंटू डी हो जाएगा। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर वॉल्यूम के जगह पे लिखेंगे A इंटू डी, और सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो 34 का 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे 35 नंबर। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं 35 नंबर। एन अमीटर ऑफ रीडिंग 6 एम्पियर। एक अमीटर है 6 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 1.5 ओम। टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ, इसका रेंज एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसके साथ, है ना। इसका रेंज एक्सटेंड करके कितना करना है 36। द नेसेसरी शंट, तो मान लो शंट रेजिस्टेंस लगा दिया RS, है ना। अब इसको रीड कितना करना है, तो रीड करना है 36 एम्पियर, है ना। ये वाला कांस्टेंट जो डिफ्लेक्शन करंट है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा है वो तो वही रहेगा, तो 6 ही रह गया। तो 36 आया, 6 इधर चला गया, तो इधर कितना आ गया बच्चे 30। पैरेलल में है तो क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस A और B के अक्रॉस सेम होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 1.5 और इंटू इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है 6 इज इक्वल टू 30, इस तरफ जो करंट है 30 इंटू RS। RS ही हमसे पूछा जा रहा है। RS हो जाएगा 1.5 इंटू 6 अपॉन 35 और ये हो जाएगा 0.3 ओम। कितना हो जाएगा बच्चे 0.3 ओम। सही ऑप्शन हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। तो चलिए देखते हैं, सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है अब। हाँ, क्या बोला जा रहा है, इन अ 2 slit experiment with monochromatic light fringe are obtained on a screen placed at some distance from the slit. If the screen is moved by
3 into 10 to the power minus 2 meter towards the slit, the change in fringe width 2 into 10 to the power minus 5 meter. If the distance between the slit is this, calculate the wavelength. है ना. बीटा क्या होता है बच्चे? बीटा होता है लैम्डा डी अपॉन डी. डेल्टा बीटा क्या हो जाएगा? लैम्डा डी. ये कांस्टेंट रख रहा है, डी को चेंज कर रहा है तो हो जाएगा डेल्टा इन डी. ठीक है. अब हमसे पूछ रहा है वेवलेंथ. क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ. तो वेवलेंथ अगर आपको लिखना है तो लैम्डा हो जाएगा, इसको इस तरफ कर दो, डेल्टा बीटा इंटू डी अपॉन डेल्टा डी. सब कुछ दे रखा है. फ्रिंज में जो चेंज आया है, चेंज इन फ्रिंज विड्थ पुट कर लेते हैं, है ना. डी दे रखा है, स्मॉल डी. डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ठीक है. ओके. और डेल्टा डी कितना? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. क्लियर है. तो 3 से कट गया और ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और बोल सकते हैं 400 नैनोमीटर और 4000 एंगस्ट्रॉम. है ना. देख लीजिए, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 2. क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 हो गया. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37. असर्शन रीजन है इसके अंदर, तो चलिए देखते हैं. 37 इसके अंदर क्या बोला जा रहा है? फॉर एन इलेक्ट्रिक लैम्प कनेक्टेड इन सीरीज विद अ वेरिएबल कैपेसिटर एंड AC सोर्स, इट्स ब्राइटनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कैपेसिटेंस. ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है. एक लैम्प है, वो कनेक्टेड है एक कैपेसिटर के साथ किसी सोर्स से. ठीक है. और ये जो कैपेसिटर है वो वेरिएबल है, मतलब कैपेसिटेंस इसको वेरी कर सकते हैं. तो XC आपको पता होना चाहिए क्या होता है? 1/ωc. ठीक है. तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब कैपेसिटर को इट्स ब्राइटनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कैपेसिटर. चेक कर लेते हैं. तो अगर हम कैपेसिटर को इंक्रीज करेंगे तो XC क्या होगा? घटेगा. और XC घटेगा तो Z क्या होगा? घटेगा. और Z घटने का मतलब सर्किट के अंदर जो करंट है, करंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा. और करंट इंक्रीज करेगा तो ब्राइटनेस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा. तो इट्स ब्राइटनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कैपेसिटेंस. सही बात है. क्लियर है. तो पहला स्टेटमेंट सही है. दूसरा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. सही स्टेटमेंट है. मतलब यहाँ पे दोनों सही स्टेटमेंट है और एक्सप्लेन भी बिल्कुल सही कर रहा है. वो तो हमने यहीं पे देख लिया, साथ में दूसरा वाला. तो बोथ असर्शन एंड रीजन एंड ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. क्लियर है बच्चों? चलिए नंबर 38 देखते हैं बच्चों. द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप आर रेस्पेक्टिवली, दे रखा है ऑब्जेक्टिव F0 200 है और I का है 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है. 200 एंड 2.5 सेंटीमीटर. द मून सबटेंड एन एंगल. आपको पता होगा मून जो एंगल सबटेंड करता है आई पे, अल्फा बोलते हैं उसको, कितना हो जाएगा? 0.75 डिग्री. है ना. इफ इट इज लुक्ड थ्रू द टेलीस्कोप द एंगल सबटेंड बाई, है ना, एंगल सबटेंड बाई इमेज ऑन द टेलीस्कोप, जिसको बीटा बोलते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है. मैग्निफिकेशन M इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा और ये होता है F0 अपॉन FE के. तो बीटा हमें पता करना है, अल्फा दे रखा है 0.75, F और F0 कितना है बच्चे? 200 अपॉन 2.5. तो ये कितना हो जाएगा? 200 अपॉन 2.5 कितना हो जाएगा जी? तो ये आ जाएगा 80. तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 0.75 इंटू 80. 0.75 मतलब 3/4 इंटू 80, यानी कि ये आएगा 60 डिग्री.
कितना आएगा 60 डिग्री। तो 38 का सही ऑप्शन बन रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर 2 60 डिग्री। क्लियर है? तो 38 का 2 क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। A charged particle is moving along magnetic field lines. The magnetic force on the particle. Charged particle is moving along magnetic field lines. मतलब velocity और magnetic field दोनों पैरेलल हो गया। आप जानते हैं F क्या होता है, Q V क्रॉस B है ना। तो Q V B साइन थीटा, यहाँ पे थीटा ही 0 बोल रहा है, तो थीटा 0 कर दोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0। तो 39 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। किसी तरह का कोई समस्या नहीं। क्लियर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। A cell of EMF E is connected across a resistance 2R. The potential difference between the terminal of cell is found to be V. The internal resistance of the cell must be. चलिए इसको बनाते हैं। मान लीजिए एक अक्रॉस रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे 2R दे रखा है, इसको कैपिटल R मान लेते हैं, है ना, बाद में पुट करेंगे। और एक बैटरी है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लेते हैं, ठीक है। और EMF कितना है E, ठीक है। क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, है ना, इसके बीच। तो टर्मिनल ऑफ सेल V इक्वल टू क्या हो जाता है E माइनस IR होता है ना जी। क्लियर। और अगर I लिखेंगे तो I कितना हो जाएगा, I लिखेंगे इस सर्किट के अंदर तो I हो जाएगा E अपॉन R प्लस R। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। तो V E माइनस V, पहला इक्वेशन देखो, इसको इधर ले गया, इधर इक्वल टू IR हो जाएगा, और I इक्वल टू हो गया E माइनस V अपॉन R, और इसको इक्वेट कर सकते हैं हम लोग E अपॉन R प्लस R से। किससे कर सकते हैं, R प्लस R से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ई आर माइनस वी आर और प्लस ई आर माइनस वी आर इक्वल टू ई आर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया सबको, है ना। क्रॉस, इसको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ मल्टीप्लाई किया है ताकि तुमको कन्फ्यूजन ना रहे। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। क्लियर है। अब यहाँ से ई आर और ई आर कट जाएगा। अब बच गया हमारे पास ई माइनस वी इंटू आर, यहाँ इज इक्वल टू वी आर, है ना। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस से निकालना है आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन वी और इंटू आर। और बच्चे आर जो है, आर दे रखा है 2R, तो पुट कर लेते हैं ई माइनस वी इंटू 2R अपॉन वी। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ए माइनस वी इंटू 2R, ई माइनस वी इंटू 2R अपॉन वी है, ई माइनस वी इंटू 2R अपॉन वी, फर्स्ट ऑप्शन। तो 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, मिल गया होगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। चलिए देखते हैं 41। इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द 5 ohm resistor is 2 ampere when the point P and M are connected to DC voltage source, the potential difference between the point M and N। तो पहले तो हमें M and N के बीच में ढूंढना है कि M कहाँ पे है। तो आपको N दिख गया होगा, M दिख गया होगा, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें लिखना है। सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में दे रखा है कि 5 ohm से 2 एम्पियर जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है। तो 2 एम्पियर जा रहा है, मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो गया 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 वोल्ट। क्लियर है बच्चों,
कितना हो गया 5 इंटू 2, मतलब मुझे P से लेके M तक में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट है, ये पता चल गया। अगर 10 वोल्ट है तो करंट निकाल सकते हैं, यहाँ से कितना करंट जा रहा है, तो 1 कितना हो जाएगा, हाफ, पैरेलल में है 0.5 हो जाएगा, अब प्लस 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा I, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 अपॉन यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि आएगा 2.5, तो करंट आ जाएगा 4 एम्पियर। मतलब इधर से 4 एम्पियर आया, इधर बढ़ जाएगा 2 एम्पियर, अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे 4 एम्पियर। और हमें N एंड M के बीच में लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो Vn माइनस Vm जो भी है क्या हो जाएगा I इंटू R। I कितना फ्लो कर रहा है बच्चे 4 वोल्ट, R कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। तो सही हो जाएगा ऑप्शन 1, 41 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्लियर है? आगे देख लेंगे हम लोग अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42। तो चलिए देखते हैं 42। अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज गलत है, कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन अपोजिट फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर क्या होता है जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो 42 का 4 हो जाएगा, थ्योरेटिकल बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। A 60 kg block rests on a rough horizontal surface. A force of 300 Newton is applied on the block. Acquires a speed of 8 meter per second starting from rest in 4 seconds. What is the coefficient of friction? ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 60 kg, ठीक है, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है कितना 300 न्यूटन का। रफ सरफेस है जी, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, ठीक है ना। और इस फोर्स के वजह से, है ना, क्या हुआ, अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, कितना 4 सेकेंड में। तो 4 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम में 4 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। v हो गया 8, u है 0, 4, एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो एक्सेलरेशन पता चल गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना हो जाएगा बच्चे, 300 न्यूटन आपने अप्लाई किया है, पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन, और इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से जब आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 300 माइनस 120, 180 न्यूटन। हमसे फ्रिक्शन पूछ रहा है क्या, हमसे फ्रिक्शन नहीं पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है। तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू एम जी, ठीक है जी। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन अपॉन एम जी। फ्रिक्शन कितना आया है 180, एम जी कितना हो गया 60 इंटू 10, 60 kg मास था, ठीक है, कट गया, है ना, कितना आ जाएगा 0.3, कितना आ जाएगा 0.3। सही ऑप्शन है बच्चे 43 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं रहा होगा। आगे देखते हैं, चलिए 44। A particle of mass 50 gram moves along a circle of radius 3.2 centimeter with constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if kinetic energy of the particle becomes equal to 16 into 10 to the power minus 3 joule by the end of 4th revolution after the start? क्लियर है। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया है, काइनेटिक एनर्जी हो गया 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मास दे रखा है बच्चे, ग्राम में है, केजी में चेंज कर लेते हैं। वी स्क्वायर 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3
-3 गया, वी स्क्वायर इक्वल टू 16/25 और यहाँ से v लिखेंगे तो आ जाएगा 4/5। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब हमें इतना तो पता चल गया कि वेलोसिटी हो गया एट द एंड ऑफ फोर्थ रिवॉल्यूशन कितना, 4/5। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो वी स्क्वायर यू तो 0 है, 2as s की जगह पे लिखेंगे 4 इंटू 2πr। 4 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना, 2π है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 16πr। क्लियर है? कितना, 16πr। v कितना है जी, v है 4/5, 16/25 वी स्क्वायर अगर लिखेंगे तो इंटू 16। पाई का वैल्यू हमें पता है 3.14 और r का वैल्यू है 3.2 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में। ठीक है, अब इसको एक बार सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कितना, 0.4 कितना हो जाएगा जी, 0.4। तो 44 का सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 44 का क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ऑलमोस्ट आएगा बेटा 0.4। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। तो चलिए देखते हैं। On a frictionless surface, a block of mass m moving at a speed v collides elastically with another block of same mass m which is initially at rest. After collision, the first block moves at the angle theta to its initial direction, has a velocity v/4, the speed of the block after collision। देखो यहाँ पे collision क्या है जी, इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, E इक्वल टू 1 है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या बोल रखा है कि एक ब्लॉक है जो कि कितना स्पीड से आ रहा है, हाफ एम बी इसके, और दूसरा ब्लॉक जो है वो इनिशियली था रेस्ट में, बाद में एक का स्पीड हो गया हाफ एम, कितना हो गया v/4 का स्क्वायर, दूसरे का पूछा जा रहा है v डैश का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हाफ एम v डैश का स्क्वायर हो जाएगा हाफ एम v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, हाफ एम कट गया तो v डैश स्क्वायर इक्वल टू 15 v स्क्वायर अपॉन 16, v डैश इक्वल टू √15 v अपॉन 4, √15 v अपॉन 4। तो 45 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है क्या है बच्चे, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें इस सवाल के अंदर बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द एनर्जी ऑफ ओसिलेशन इज मिनिमम एट एंटी नोड, गलत है। द प्रेशर चेंज इज लीस्ट एट एंटी नोड, एंटी नोड पे प्रेशर चेंज कम होता है ना, सही बात है डिस्प्लेसमेंट नोड के रेस्पेक्ट में। A stationary wave is formed by superposition of two wave of different frequency, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड इज द सेम एज दैट एट नोड, गलत है। तो 46 का सही ऑप्शन बन रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है वहां पे प्रेशर का नोड बनता है ना, तो एंटी नोड पे प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर चेंज जो हो जाएगा वो लीस्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। Power supplied to a particle of mass 6 kg varies with time p equal to 4/3 tq, here t is in time in second है ना। If particle is at rest equal to 0, the velocity of the particle at t equal to 3 second। पावर दे रखा है, पावर कितना है 4/3 tq। पावर क्या होता है बच्चे, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स को क्या लिखोगे, m dv अपॉन dt
इंटू भी 4/3 क्लियर है। अब यहाँ से आप लिख सकते हो वी डी वी इक्वल टू 4/3m 3m टी क्यू इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 3 पे, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 था, सवाल में बोला जा रहा है। 3 पे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा v²/2 हो जाएगा ना। और इधर लिखोगे तो 3m दे रखा होगा, m है 6 kg, ठीक है। और टी क्यू इसको इंटीग्रेट करोगे तो t का पावर 4/4 का 0 से 3 आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग करते हैं v² 8/18 और t का पावर 4 दैट इज 3 का पावर 4, तो कितना हो जाएगा 3 9 लिख देते हैं यार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3/4। चलिए तो कट जाएगा 2 से, है ना, और ये 6 से, और ये 2 से, और फिर ये 2 से, तो बच गया 9, दैट इज v² इक्वल टू 9 बचा, तो v इक्वल टू आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, तो 47 का हो जाएगा 2। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे जी, 48 देखेंगे बच्चों। अ सेमी कंडक्टर हैज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, है ना, Ne दे रखा है। Ne कितना है, Ne जब आप देखेंगे तो Ne है 6 इंटू 10⁻15, ठीक है। एंड होल कंसंट्रेशन NH ये दे रखा है 4 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इफ मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी है 16,000, ठीक है, एंड होल का मोबिलिटी है वो है 150, क्या है 150। क्लियर है। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे, हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, तो पहले तो सिग्मा लिखेंगे। सिग्मा हो जाता है E NE म्यू E प्लस NH म्यू H। क्लियर है। अब वैल्यू पुट कीजिए 1.6 इंटू 10⁻19 NE कितना है 6 इंटू 10⁻15। क्लियर है। और क्या है, ये हो जाएगा 16,000, ठीक है, प्लस NH लिखेंगे तो NH हो जाएगा 4 इंटू 10⁻13 और इंटू हो जाएगा 150। क्या हो जाएगा 150। क्लियर है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा ऑलमोस्ट 1536 पॉइंट समथिंग, है ना सिग्मा। और जब रेजिस्टिविटी लिखेंगे रो, तो 1/सिग्मा होगा और ये आएगा ऑलमोस्ट 0.6 से ऊपर आ जाएगा, 0.7 ऑलमोस्ट, इंटू 10⁻11 ओम सेंटीमीटर। क्या आएगा 10⁻1 ओम सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा 3। क्लियर है बच्चों, है ना, क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, a wheel is rolling along the ground with a speed of 3 meter per second. The magnitude of velocity of the points at the extremities of the horizontal diameter of the wheel. देखिए इस तरह का सवाल हमने किया था। एक व्हील है ना, वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। रोल कर रहा है तो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर का जो एक्सट्रीम है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
एक्सट्रीमिटीज ऑफ द हॉरिजॉन्टल डायमीटर, इस पॉइंट का। तो यहाँ का वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कितना हो जाता है, √2 VCM, है ना। तो √2 VCM लिखेंगे तो VCM दे रखा है ना, ग्राउंड विद स्पीड मीटर पर सेकेंड, तो हो गया √2 × 3, और इसको अंदर लिखोगे तो 9 हो जाएगा, √18 मीटर पर सेकेंड, है ना। सही ऑप्शन हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। चलिए, satellite orbiting the earth have finite life and sometimes debris of satellite falls to the earth. This is because, क्या बोल रहा है कि सैटेलाइट क्या होता है कि सब कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है और अर्थ पे फॉल कर जाता है, और उसका एक फाइनाइट लाइफ टाइम है, मतलब ऐसा नहीं कि वो हमेशा घूमते रहेगा। इसके पीछे का कारण क्या है, कॉज क्या है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला जो बोल रहा है, द सोलर सेल एंड बैटरीज इन द सैटेलाइट रन आउट। सबसे पहली बात है वो सोलर सेल की वजह से नहीं चलता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द अर्थ, तो वो तो कारण हो नहीं सकता, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। सेकंड, द लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल प्रेडिक्ट अ ट्राजेक्टरी स्पाइरलिंग इनवर्ड, गलत बात है ये भी। तीसरा, ऑफ विस्कस फोर्स कॉजिंग द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड हेंस हाइट ऑफ द सैटेलाइट ग्रेजुअली डिक्रीजेज, ये सही ऑप्शन है। विस्कस फोर्स की वजह से बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होते हैं किससे, सैटेलाइट से, इसके वजह से उसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लगता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली फॉल कर जाता है अर्थ सरफेस पे, ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीजेज। तीसरा, ऑफ ऑसिलेशन विद द अदर सैटेलाइट, ऑफ कोलिजन विद द अदर सैटेलाइट, गलत। तो सही ऑप्शन 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।